नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रीट 2021 का जो पेपर आया था उसमें साइकोलॉजी किस हिसाब की आई थी। क्योंकि जो भी स्टूडेंट रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। पूरा उत्तरों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का पेपर आता है, ठीक है। जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपके साइंस मैथ हो चाहे आर्ट्स हो, आपके SST हो, सभी को क्या है, ये 30 क्वेश्चन तो करने होते हैं। तो देखो, पिछली बार जो पहला क्वेश्चन आया था वो इस हिसाब से आया था कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है कि मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन में लिखते हैं वास्तविक आयु, ठीक है, और उसको क्या 100 से गुणा कर देते हैं और उसकी क्या निकल जाती है, बुद्धि लब्धि निकल जाती है, ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है यहाँ पर, 14 वर्ष, ठीक है। वास्तविक आयु कितनी है, 13 वर्ष, और इसको 100 से गुणा कर दो तो इस हिसाब से इसका उत्तर निकल आएगा, ठीक है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 107.96 आएगा। जब आप मानसिक आयु वास्तविक आयु का भाग देख के उसको 100 से गुणा करोगे तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि सीखने का जो क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत है वो प्रतिपादित किसने किया था। जो सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, तो इसका जो उत्तर है वो पावलोव है, ठीक है। इसको चीर समझ सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। चीर समझ यानी क्लासिकल पुराना, ठीक है। तो जो चीर समझ सिद्धांत है पावलोव ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन आया था, जो कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपको क्या आराम से पता चल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस से ही पता चल जाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन आया था वो था कि बाल अपराध का कारण है, कि बाल अपराध का क्या कारण है। अब देखो, इसके ऑप्शन देखो, माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार आपस में सहमति के कार्य होना, और समृद्ध परिवार, ठीक है। ये मेरा प्रश्न पत्र नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे 128 नंबर आए थे रीट में और ये मेरा प्रश्न पत्र नहीं है, तो इसमें इन्होंने बी लगा रखा है, तो बी नहीं होगा। इसका जो उत्तर है वो ए माना गया था, ठीक है। माता पिता में अगर अनबन रहती है तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या है, बच्चे अपराधी बन जाते हैं, ठीक है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कभी भी अपराधी नहीं बना सकता। परिवार में आपस की सहमति से कार्य भी कभी अपराधी नहीं बना सकते। समृद्ध परिवार होना भी क्या हमेशा आपको क्या अपराध की तरफ नहीं ले जाता। तो इसका जो उत्तर माना गया था वो माना गया था ऑप्शन ए, माता पिता में अनबन रहना। तो इस लेवल का पेपर आता है, पूरे 30 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। अगला जो चौथा क्वेश्चन आया था कि बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसमें जो ऑप्शन है वो देखो, आप देख सकते हो। और इसका जो उत्तर हो गया 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, ठीक है। एक बात और, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, मैं खुद वहां पर क्या क्वेश्चन बनाता हूं, तो माई बुक लो ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप क्वेश्चन पेपर जो रीट के वो सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी अब टेस्ट अपडेट किए हैं, 5-6 टेस्ट पहले से उपलब्ध है वहां पर, और भी मैं टेस्ट उपलब्ध कर दूंगा। तो आप नीचे माई बुक लो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप क्या टेस्ट भी दे सकते हो। तो देखो, जो RT 2009 है, ठीक है, और मैं आपको क्या समय समय पर क्या प्रोवाइड भी कराता रहूंगा साइकोलॉजी के क्वेश्चन। तो देखो, RT जो 2009 है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009, उसमें 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर ही ध्यान दिया गया है। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर RTE 2009 यानी कि जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, यह भी है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, यह भी है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, यह भी है। लेकिन जो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा है वो इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की ही शिक्षा के बारे में इसमें व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन 5 आया था कि निम्न में से कौन सा चरण क्रियात्मक शोध को अनुसंधान बनाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा चरण क्रियात्मक शोध को अनुसंधान बनाता है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा क्रियात्मक शोध के बारे में बता देता हूं। देखो, क्रियात्मक शोध होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो स्कूल लेवल पर ही स्टूडेंटों को क्या, उनमें क्या कमी रह रही है उनको जानना, फिर उनका निदान करना, तो ये सब क्या क्रियात्मक शोध के अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से क्या है, कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, ठीक है। जो देखो, इंग्लिश में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप मेक्स रिसर्च एक्शन रिसर्च, यानी कि जो एक साधारण रिसर्च होती है उसको जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो कौन सा स्टेप बनाता है, कौन सा चरण बनाता है। तो जो ये पांचों क्वेश्चन है इसका उत्तर उन्होंने बी माना था, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ठीक है। पर प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन क्या होता है, एक साधारण शोध को क्या है, क्रियात्मक शोध या फिर क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6,
कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का क्या उद्देश्य है। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या आपको अपने आप पता चल जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो ये क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है, तो आप ऑप्शन देखते ही बता दोगे कि क्या उद्देश्य है। तो देखो इसमें जो उद्देश्य है वो है सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ठीक है। कला शिक्षा यानी जो अपनी कला, अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में अपने को क्या बताती है। तो कला शिक्षा का जो सबसे मेन उद्देश्य है एनसीएफ 2005 में वो है सांस्कृतिक विचारों की सराहना। अब देखो बाकी ऑप्शन देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो क्या कला शिक्षा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है? नहीं। तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, तो कला शिक्षा से तार्किक जो चिंतन होता है उसमें अभिवृद्धि नहीं होती है। ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण, तो परिभ्रमण से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। तो अब देखो साफ साफ क्या पता चल गया आपको कि एनसीएफ 2005 क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है वही उत्तर होता है लगभग, ठीक है। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे जो आप क्या ऑप्शन से ही कर सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो कला शिक्षा को जोड़ रहे हैं, कारण क्या है? सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, ठीक है, या फिर सराहना करना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। तो देखो विकास क्या कभी भी समाप्त नहीं होता, इसका मतलब निरंतर चलता जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो उत्तर हो जाएगा, यानी निरंतरता के सिद्धांत। विकास के कई सिद्धांत होते हैं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो स्टूडेंट है वो थोड़ा आराम से इस लेवल के हिसाब से ही पढ़ें कि आपको हर एक चीज क्लियर होती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको टेस्ट देना है तो नीचे माई बुक लो का ऐप है, उस पर जाकर आप दे सकते हो। तो देखो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। जो विकास का निरंतरता का सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि विकास जो है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है, निरंतर चलता ही रहता है। यानी कि किसी एज पर आकर रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 18 साल के हो गए आप और आपका विकास रुक गया। तो विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। और वृद्धि होती है वो क्या है? निश्चित समय पर रुक जाती है। अब है 8वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। अब देखो एक थोड़ी सी बात ध्यान रखना, ये नहीं वाला शब्द अगर क्या है कई बार हम पढ़ते नहीं है और अचानक क्या है उत्तर दे देते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या है, जो कई जगह है वहां पर क्या स्मृति को भी उत्तर माना गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फाइनल आंसर की थी उसमें क्या व्यवसायिक रुचियों को इसमें उत्तर माना। लेकिन बहुत सारी किताबें हैं, अभी भी आप अगर पुरानी किताब लाओगे, क्योंकि हो सकता है कि नई किताबों को अपडेट कर दिया हो, लेकिन अगर पुरानी किताब लाओगे तो इसमें आपको स्मृति मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने स्मृति ही किया है। क्यों? क्योंकि क्या एक सीधा का सीधा क्वेश्चन था। बहुत सारी किताबें थी जो बड़े बड़े नाम थे किताबों के, उसमें भी ये साफ साफ था कि बुद्धि का घटक स्मृति बुद्धि का घटक नहीं होती है। तो सभी क्या उत्तर ज्यादातर सी करके आ गए थे, लेकिन इसमें जो उत्तर होगा वो होगा व्यवसायिक रुचियां, ठीक है। व्यवसायिक रुचियों को जो बोर्ड है उसने क्या है बुद्धि का घटक नहीं माना, लेकिन आपको क्या है बहुत सारी किताबों में स्मृति मिलेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर ले, इसका व्यवसायिक रुचियां होगी। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। वापस देखो नहीं पूछा है, ठीक है। जो साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है, तो देखो सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। तो अब देखो जो पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मनोगत्यात्मक की जो क्रिया होती है वो क्या होती है। तो मनोगत्यात्मक क्रिया होती है जिसमें क्या है अपने क्या है हाथ पैर या कुछ चलाते हैं, ठीक है। मतलब अपना जो शरीर है वो काम करता है जिस चीज में, उसको कहते हैं मनोगत्यात्मक। तो देखो लिखने में अपने हाथ का यूज लेते हैं, खेलने में हम पूरी बॉडी का यूज लेते हैं, गेंद फेंकने में भी हम पूरी बॉडी का यूज लेते हैं फिजिकली। लेकिन सोचने में क्या फिजिकली हम क्या है अपने जो शरीर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेंटली जरूर करते हैं। तो इस हिसाब से जो मनोगत्यात्मक नहीं है तो कौन सी हो गई? सोचना मनोगत्यात्मक में नहीं आता। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली, ठीक है, 16 पीएफ प्रश्नावली विधि किसने दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद कर लें, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा आरबी केटल, ठीक है। आरबी केटल ने 16 पीएफ प्रश्नावली विधि का क्या प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही क्या व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली विधि दी थी, आरबी केटल। ये शेल्डन केटल ये सब के शब्द है, ये जो शेल्डन है, ठीक है, शेल्डन क्या जो व्यक्तित्व है क्या जो प्रकार है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। अगला क्वेश्चन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा लेवल पता चले एग्जाम का कि किस हिसाब का एग्जाम आता है, ठीक है। और इसी लेवल से आपको पढ़ना है। और आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, एनी टाइम आपको क्या ये जीवा स्टडी हेल्प करता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, ठीक है। नहीं है यहाँ पर, तो ये मतलब ऐसे विशेषता बतानी है जो एक प्रतिभावान विद्यार्थी की है। ये क्वेश्चन भी आप क्या ऑप्शन के हिसाब से आराम से कर दोगे। तो देखो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है।
वह आक्रामक और कुंठित होता है। तो जो एक प्रतिभावान छात्र होता है वो क्या कभी आक्रामक हो सकता है? क्या वो लड़ाई झगड़े करने वाला हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, रस्मी व्यवहार करता है तथा हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, मतलब बीच में क्या डिस्टर्ब करता है टीचर को, ऐसा भी नहीं होता। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। ठीक है, टेम्परामेंट उसका क्या होता है? हाई टेम्परामेंट होता है। ठीक है, तुनक मिजाजी होता है, ये भी क्या है? गलत है। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर होगा। यदि कक्षा में अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, यानी एक प्रतिभावान छात्र है उसको क्या है, आप मान लो कि कोई चीज पढ़ा रहे हो और आप क्या एकदम नीचे लेवल की एक चुनौतीपूर्ण चीज नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो उब जाता है कि यार ये तो मेरे को पहले से आता है। तो इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है। वास्तविकता पर विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी नेगेटिव पॉजिटिव के सेंस से हो रहा है। इसका सी राइट उत्तर होगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जिनको, जो क्या एक टाइप से आप कह सकते हो विकलांग बच्चे होते हैं, जो विशेष योग्यजन होते हैं उनके लिए होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, जिनको क्या बहुत आवश्यकता होती है, अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, या फिर किसी ने शारीरिक या मानसिक रूप से वो कमजोर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। वो क्या एक अवास्तविक लक्ष्य है? ऐसा नहीं है। वो भी क्या है, जो सामान्य शिक्षा वो लेने के योग्य हैं। विद्यालयों पर भार बढ़ा देते हैं, कभी नहीं, यह भी नेगेटिव सेंस में आ रहा है। जिनसे अक्षमता न हो वह उन बच्चों के लिए हानिकारक है। क्या आपकी क्लास में कोई अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो क्या वो अन्य बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जो इसका उत्तर होगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, कि समस्या समाधान नहीं है। ठीक है, समस्या समाधान नहीं है। अब ऑप्शन देखो, समस्या समाधान कौन सा नहीं है? लक्ष्य उन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और कर्मिक चरणों से प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। उत्तर प्रश्न क्या है कि समस्या समाधान नहीं है। तो जो इसका उत्तर होगा डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। कोई आपकी संगीत संबंधी योग्यता है वो आपका समस्या समाधान नहीं है। ठीक है, लक्ष्य उन्मुखी, अगर कोई बालक लक्ष्य उन्मुख है या कोई टारगेट पाना चाहता है तो वो समस्या समाधान के अंतर्गत आता है। एक कौशल भी होता है समस्या समाधान, किसी चीज के बारे में समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर भी आधारित होता है समस्या समाधान। लेकिन जो संगीत संबंधी योग्यता है वो आपकी समस्या समाधान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अगला क्वेश्चन नंबर 14, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की। टेट होता है एक, ठीक है, टेट। ठीक है, टेट भी होता है, केट भी होता है, रोड सा, शाही धाबा, ऐसे बहुत सारे होंगे जो आप पढ़ते जाओगे। तो जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो टेट होता है या फिर TAT होता है, वो निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, प्रक्षेपणीय विधि। ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधियां भी पढ़ोगे आप मनोविज्ञान में, प्रयोगात्मक विधियां भी पढ़ोगे, लेकिन जो टेट होता है या फिर TAT होता है वो क्या प्रक्षेपणीय है। ठीक है, प्रक्षेपणीय विधि है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किस निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सृजनात्मकता हमेशा अपसारी चिंतन से रिलेटेड होती है सृजनात्मकता। ठीक है, अपसारी चिंतन का मतलब कि बहुत दिमाग का एकदम खुलापन, यानी कि दिमाग का सभी दिशाओं की तरफ सोचना। और सृजनात्मकता का अर्थ होता है कि किसी अनुपयोगी चीज से उपयोगी चीज को बनाना, वो सृजनात्मकता कहलाती है। और ये हमेशा अपसारी चिंतन से रिलेटेड होती है, क्योंकि जो अपसारी चिंतन होता है वो बहुमुखी चिंतन होता है। आप एक से अधिक रस्तों द्वारा उसके बारे में सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन, कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। अब देखो नाम से पता चला कि बाल केंद्रित यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी बच्चे को केंद्र में रखकर, बच्चे ही जो स्टूडेंट है उसी को केंद्र में रखकर जो विधि बनाई जाती है वो बाल केंद्रित विधि है। तो अब देखो इसमें कौन सा है? देखो, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या आप ऐसे थोड़ी है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस पर क्या बच्चे को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, जैसे वो बता रहा है उसका अनुसरण करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर अब बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी नहीं देनी है आपको, क्योंकि फिर बच्चे क्या अनुशासनहीनता दिखाने लग जाते हैं। फिर बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो नैतिक शिक्षा से भी यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। फिर अब बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को हर एक क्वेश्चन पूछने की आजादी होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को समझ में आए इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, अपने जो भी अपना जो विचार है वो अभिव्यक्ति है वो रखने की आजादी होनी चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17,
रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग डैश के मापन के लिए होता है। तो देखो जो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिस है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है बुद्धि मापन के लिए। आप पढ़ोगे साइकोलॉजी में, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं, तो आपको व्यक्तित्व मापन, सृजनात्मकता मापन, बुद्धि मापन सभी की आपकी क्या विधियां होगी, बहुत सारे क्या है इनके जो परीक्षण बने हुए वो भी आपको पढ़ने होंगे। तो जो बुद्धि मापन के लिए होती है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिस। अब देखो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखता है। तो देखो बहुत सारे क्या वाइगोत्स्की थे, जीन पियाजे थे, तो इन्होंने क्या सिद्धांत, क्या नाम तो एक जैसे लगते हैं इनको, लेकिन क्या एक मुख्य चीज पर यह क्या केंद्रित रहते थे। तो जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने क्या क्या वयस्क और संवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, ठीक है, जेडपीटी का तत्व होता है एक, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपके आ जाएगा जेडपीटी, ठीक है, जॉन प्रोक्सीमेंटल डेवलपमेंट। तो जो वयस्क और संवयस्क है वो साथ में क्या है परस्पर क्रिया द्वारा सीखते हैं। ये किसने कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था, ठीक है। वाइगोत्स्की क्या भाषा पर भी ज्यादा बल देते थे, लेकिन जो इन्होंने कहा था कि एक जो बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या है अपने समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके ही सीखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि किस वैज्ञानिक ने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया गया। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जो बिन्ने थे, ठीक है, बिन्ने ने सर्वप्रथम क्या बुद्धि परीक्षण किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बिन्ने ने सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया था। इस लेवल का क्वेश्चन बनते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लेते हो तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश लेते हो तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम अगले जो जस्ट इसके बाद में वीडियो आएगा उसमें चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर रीट का आप क्या टेस्ट देना चाहते हो तो नीचे माई बुक लो जो ऐप है उसका लिंक है, वहां पर मैं खुद टेस्ट अपडेट करता हूं खुद के हाथ से, तो वो आप दे सकते हो। अब देखो 20वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। यानी एक प्रतिभाशाली बालक है आपकी कक्षा में, तो उसका उत्थान यानी उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको ज्यादा मोटिवेट करने के लिए आपको क्या कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा विशिष्ट कक्षाएं में प्रोत्साहन, उन पर ध्यान नहीं देना तो ये तो नेगेटिव है, उन्हें दंड देना ये भी नेगेटिव है, पढ़ाने की धीमी गति भी प्रतिभाशाली बालक को क्या बोर करती है, ऊब जाता है उससे। तो विशिष्ट कक्षाओं एवं प्रोत्साहन, विशिष्ट कक्षाओं का अर्थ है कि उन्हें एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए। अगर 9th क्लास का कोई स्टूडेंट है और प्रतिभाशाली है तो उसको थोड़ा सा अलग ऊपर के लेवल से आपको पढ़ाना चाहिए, जैसे 10th क्लास के लेवल से, ठीक है। तो मतलब उनको एक्स्ट्रा जानकारी देनी चाहिए, उनके लिए विशेष कक्षाएं लगानी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि शिक्षा के अधिकार 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे क्या है। यानी कि जो आरटी 2009 है उसमें जो शिक्षक के घंटे हैं यानी पढ़ाने के घंटे निश्चित किए हुए हैं और वो हैं 45, ठीक है। कम से कम एक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे तो पढ़ाना ही पड़ेगा एक क्लास को, ठीक है। एक क्लास को कम से कम 45 घंटे तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा न्यूनतम। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने उन्हें दूर करने हेतु अनुसंधान किया जाता है। तो वो कौन सा अनुसंधान कहलाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो पहला क्वेश्चन था क्रियात्मक अनुसंधान, जिसमें मैंने कहा था कि ये विद्यालय स्तर पर होता है। विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जो बच्चे समस्यात्मक होते हैं यानी कि जिनको क्या कोई किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो उन्हें क्या अलग करने के लिए, उन्हें क्या दूर करने के लिए, उनका निदान करने के लिए जो अनुसंधान होता है उसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। और वही क्वेश्चन आपका वापस से रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने को। याद रखें कभी भी अगर ऐसा नाम आ जाए परिणामों द्वारा सीखना, ठीक है, परिणामों द्वारा सीखना आते ही आपको क्रिया प्रसूति सिद्धांत करना जो स्किनर ने दिया था, ठीक है। क्रिया प्रसूति सिद्धांत वो स्किनर ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन ऊपर आया था क्लासिकल वाला, तो वो किसने दिया था, क्लासिकल डेवलपमेंट वाला, सॉरी क्लासिकल वाला जो सिद्धांत है वो दिया था किसने, पावलोव ने। और क्रिया प्रसूति सिद्धांत जहां भी परिणामों का जिक्र हो जाए, ठीक है, जहां भी परिणामों द्वारा सीखने का जिक्र हो जाए वहां पर आपको क्रिया प्रसूति सिद्धांत ही करना है, ठीक है। और क्रिया प्रसूति सिद्धांत दिया था स्किनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे कहा जाता है, ठीक है। जो वर्तमान स्कीमा है उसका अगर हम प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो जो इसका उत्तर होगा आत्मसात्मीकरण, ठीक है। आत्मसात्मीकरण कहते हैं स्कीमा होते हैं जो सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है। सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं यानी कि अपना जो नॉलेज होता है उसी को स्कीमा कहते हैं एक टाइप से, ठीक है। और अगर हम पहले से वर्तमान जो स्कीमा है अपने पास उसका बाह्य जगत के विश्लेषण में प्रयोग करें तो उन्हें कहते हैं आत्मसात्मीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपणीय परीक्षण की विशेषता नहीं है।
ठीक है। तो कौन सी प्रक्षेपणीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका होगा वस्तुनिष्ठ व्याख्या, ठीक है। अस्पष्ट उद्दीपक होता है। प्रक्षेपीय यानी जो प्रोजेक्टिव होते हैं, यानी कि जो अपने सामने टेस्ट किया जाता है। अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, यानी कि कुछ अगर मान लो कि अपने को कोई धुंधला दे देते हैं, कुछ कोई भी क्या डायग्राम वगैरह धुंधला देते हैं, कोई भी चित्र धुंधला दे देते हैं, और फिर उस पर क्या है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है कि बच्चे की मानसिक कितनी योग्यता कि वो क्या पहचान रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती है, ठीक है। उसमें वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती है। ऐसे आपको ऑप्शन नहीं देता सामने वाला कि क्या होगा, हाँ होगा ना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा आपको क्या है, खुद के पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप क्या अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि एल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या होगा? तो देखो इनको क्या आप याद कर सकते हो, ये थोड़े से इजी से हैं। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इंग्लिश में याद करोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि ये क्या है आपको याद इंग्लिश में ही रहेगी कि अटेंशन, रिटेंशन। यहाँ पर तो क्या है, फिर आपको क्या करना है, अवधान, धारणा, आपको थोड़ा सा क्या अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या अटेंशन और रिटेंशन एक जैसे नाम है, तो आप याद कर सकते हो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ठीक है। 27 सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा स्वप्न विश्लेषण। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने मन के 3 भाग बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। वैसे 2 ही होते हैं, लेकिन अर्धचेतन को इन दोनों के बीच की अवस्था कहा गया, और इस स्वप्न विश्लेषण विधि पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। अगला क्वेश्चन एडीएचडी का अर्थ क्या है, ठीक है। यह एडीएचडी का अर्थ क्या है, तो जो इसका उत्तर होगा सी, ध्यान विकार वाले बालक, ठीक है। चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ठीक। चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन को क्या कहते हैं, एडीडीएच कहते हैं, सॉरी एडीएचडी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है। अब देखो इसका उत्तर होगा निदानात्मक परीक्षण। एक परीक्षण जो किसी व्यक्ति को एक या अधिक क्षेत्र में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका निदानात्मक, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा विवादों में भी रहा था, क्योंकि इसमें क्या ये जो परिभाषा दी गई है, जो लाइन दी गई है, ये उपचारात्मक शिक्षण की ओर, सॉरी एक मिनट, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्र में उसकी आवश्यकताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, निदानात्मक होगा इसका अर्थ, ठीक है। निदानात्मक कैसे होगा कि निदानात्मक में क्या होता है कि व्यक्ति की समस्याओं का पता लगाया जाता है, ठीक है। और उपचारात्मक में क्या होता है, वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो लेवल 1 का था, मेरे को गलती याद रह गया, ठीक है। देखो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, किसी वस्तु का निदान करना, यानी कि उसमें क्या कमी रही है। जैसे मेरे को अगर मैं टीचर हूं और मेरे को किसी बालक का या किसी स्टूडेंट का अगर हमें समस्याओं का पता लगाना है, तो समस्याओं का पता लगाना तो क्या हो गया, निदानात्मक शिक्षण, और उन समस्याओं को दूर करना क्या हो गया, उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसमें क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको टेस्ट देने हैं तो नीचे माई बुक लॉग जो ऐप है उसका लिंक है, उस पर जाकर आप दे सकते हो। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।